नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के जनरल स्टडीज़ देख रहे थे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। और देखिए इस बार जो आपका जनरल स्टडीज़ का जो पेपर रहेगा, तो ये इस बार पेपर 3 में आपका पूछा जाएगा, जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न जो है आपका चेंजेस हुआ है इस बार। और देखिए इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आपको अलग से प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहां से जाके सारे लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। और आपका ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, जितने भी आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और इसके साथ में देखिए जो आपका इंग्लिश और हिंदी का जो पोर्शन है, तो वो भी हम आपका जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ये आपका पार्ट 4 होगा जनरल स्टडीज़ का। तो यहाँ पे देखिए एक 30वें नंबर का क्वेश्चन जो है, हम लोग 30 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 3 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन देखिए है कि अ वेजिटेबल विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लावर इज, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा, यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा एक वेजिटेबल है जो कि एक फ्लावर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ब्रोकोली हो जाएगा। तो देखिए जो ब्रोकोली है, तो ये एक एडिबल ग्रीन प्लांट होती है, यानी कि जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। और ये जो है ये कैबेज फैमिली का ही ये ग्रुप है। और देखिए ये जो कैबेज फैमिली ग्रुप है, इसका साइंटिफिक जो नेम होता है, यानी कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी किस फैमिली से ये बिलोंग करती है, तो वो है ब्रेसिकेसिया फैमिली से। और इसका जीनस जो है तो है ब्रेसिका है। तो ये सारे जो होते हैं ये फैमिली होते हैं, उन्हीं से ये जितने भी रहते हैं बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो डिराइव होते हैं, वो उन्हीं से नामांकन दिया जाता है इनका साइंटिफिक नेम में। तो ये चीज़ हम आपको, जब आपको बायोलॉजी वाला जो क्लास हमने आपको कवर कराया हुआ है एसएससी जेई के लिए, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। और अगर नहीं भी रहता है तो हम आपको अलग से लेक्चर जो है साइंटिफिक नेमनक्लेचर के लिए आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए इसमें जो जो पार्ट होता है इसका, इसमें जो लार्ज फ्लावरिंग प्लांट के जो हेड होते हैं, जैसे कि आप फिगर में आप देख रहे हैं, और इसके जो स्टॉक होते हैं, तो ये वाला पोर्शन को खाया जाता है वेजिटेबल के रूप में। और आपने इसको देखा भी होगा मार्केट में। और देखिए ये जो स्पेसीज है, तो ये बिलोंग करता है ब्रेसिका और रेसिया फैमिली से, ये उसकी है। और इसका जो ओरिजिन है, तो ये देखिए इटली में सबसे पहले ये ओरिजिनेशन इसकी वहीं से शुरुआत हुई थी। और ये जो है 2000 साल पहले ही जो है इसकी ओरिजिनेशन हो चुकी थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सोज द सेम सेम वैल्यू इज, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, ये आपको सेम वैल्यू देंगे। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बस एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करना होगा आपको यहाँ पे। जैसे डिग्री और फ़ारेनहाइट का यदि जो आपको निकालना रहता है, तो यदि मान लीजिए आपको जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल आपको निकालना है और सेल्सियस दिया हुआ है आपका, तो आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और यदि आपको जैसे फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस स्केल निकालना है, तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब यहीं पे देखिए हमने यहाँ पे जैसे कि निकाला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमने फ़ारेनहाइट की जगह पे यहाँ पे सेल्सियस रख दिया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग कि कितना, मतलब कि जैसे वो बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल, तो वो देखिए यहाँ पे हमने सेल्सियस का यहाँ पे फ़ारेनहाइट रख दिया है। तो यहाँ पे आपको जो पूरा सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये सी की वैल्यू जो आएगी वो -40 आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप ले लीजिए ये वाला जो सेकेंड है, यानी कि इसमें फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इसमें जब आप लोग यहाँ पे भी पुट अप कीजिएगा वो सारे वैल्यूज़ को, मतलब कि जैसे एफ के जगह पे, सी के जगह पे हमने इसमें एफ रख दिया है यहाँ पे, और उसके बाद एफ की वैल्यू यहाँ पे -40 आपकी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इतना, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की जो वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये देखिए इसी बेसिस पे यदि मान लीजिए कि आपसे कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में या फिर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट किया जाए, तो आप लोग ये वाला जो चार्ट है आप लोग ये याद रखना। इससे आपको सारा क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। इसमें जो भी कंपैरिजन में आपको दिया रहेगा, तो वो आप लोग वो दो चीज़ ले लेना और उसके बाद वैल्यू पुट कर देना, तो वो आपको सिंपली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस इज केमिकली, तो लाफिंग गैस इसकी केमिकली नेम क्या होती है। तो इसमें आपको केमिकल नेम इसमें पूछा गया है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन केमिकल नेम का ही दिया हुआ है। तो देखिए लाफिंग गैस को बोलते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है तो वो है N2O होती है। और देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक के रूप में, यानी कि बेहोशी करने के लिए दवा यूज़ की जाती है इसको, या फिर और भी जो प्रोसीजर्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, कि जहाँ पे पर्सन्स को, उनको ये एहसास ना होने दिया जाए कि उनको दर्द हो रही है।
और यानी कि जब भी वो डेंटल प्रोसीजर करते हैं पर्सन के ऊपर में तो उनको फीलिंगनेस नहीं होती है पेन का। तो इसको देखिए जनरली लाफिंग गैस इसलिए बोलते हैं हम लोग कि इनसे क्या होता है कि इनसे एक फीलिंगनेस आ जाती है कि जिससे कि पर्सन जो है वो लाफ करने यानी कि वो हंसने लगते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन इनका जो प्राइमरी इफेक्ट होता है कि पर्सन को रिलैक्सेशन पहुंचाना और उनको ऐसा एक कंडीशन में ले जाना कि जहाँ पे उनको बहुत ही काम फीलिंगनेस हो और उनको ये ऐसे कंडीशन में ले जाती है कि ताकि वो जो है उनके अंदर में कोई फियरनेस या एंजाइटी नहीं रहती है उनके अंदर में यदि उनको ये दे दिया जाता है तो। और ये इसलिए की जाती है ताकि उनको पेन ना हो सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान। और ये चीज़ जो है डेंटल जो प्रोसीजर की जाती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द जीका वायरस एपिडेमिक इज। तो देखिए एक समय जीका वायरस भी जो था ये बहुत ही तेजी से फैल रहा था, हालांकि इसको एपिडेमिक डिजीज भी घोषित किया गया था एक बार। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको बताना है इसमें से। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके चार दिए हुए हैं तो ये तो है ही, लेकिन आपको सबसे पहले जीका वायरस क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। तो देखिए जो जीका वायरस है तो ये जो है ये स्प्रेड करता है मॉस्किटो के बाइट के कारण, और उसमें से भी जो मॉस्किटो होता है तो वो है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखना है। यहाँ पे तो जो कोई भी इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होती है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो तो वो इसकी कैरियर है, इसी मॉस्किटो के दौरान जो है ये फैलती है। और ये जो मॉस्किटो है तो ये जो है दिन रात ये कभी भी जैसे कि ये बाइट करेगी तो आपको हो सकती है। और जीका वायरस जो है तो देखिए इसके ये तो एक तो मेन सोर्स इसका हो गया मॉस्किटो है, लेकिन इसका और भी सोर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो पहले से इन्फेक्टेड है जीका वायरस से तो उससे क्या होगा कि उसमें जो फिटस है यानी कि जो बेबी जो अंदर जो फिटस उसका जो डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें भी यह हो सकती है। उसके बाद जो बेबी होगी तो उसमें भी जो जीका वायरस ये हो सकती है। और जो इन्फेक्शन होगा प्रेगनेंसी के दौरान इसके चलते जो बच्चा जो भी जन्म लेगा तो उसके जो बर्थ के समय ही बहुत सारे डिफेक्ट उसके अंदर में हो सकती है। तो इस कारण से इसके अंदर में देखिए क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट हो सकता है चिल्ड्रन के अंदर में। तो जनरली ये जो है जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनमें ज़्यादा ये खतरा होती है। और इसके थ्रू जैसे कि देखिए ये जो वायरस जो होते हैं तो ये कैरियर और भी जैसे कोई भी पर्सन से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो अगर वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। एक तो मॉस्किटो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो कोई भी पर्सन है यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करता है इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट कर सकती है। तो इसका बेटर वे में यही है कि जो मॉस्किटो बाइट से दूर रहा जाए। और दूसरा है कि कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे सेक्सुअली कॉन्टेक्ट किया जाए तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ। तो ये दो चीज़ है कि जो इससे बचाया जा सकता है। और इसका देखिए इसलिए जरूरी है बचाव करना क्योंकि अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन जो है या मेडिसिन जो है जीका वायरस का अवेलेबल अभी तक नहीं है। तो बेस्ट वे प्रिवेंट करना यही है कि आपको मॉस्किटो बाइट से दूर रहना होगा और कोई पर्सन यदि ट्रांसमिटेड है तो उससे सेक्सुअली कॉन्टेक्ट बना के रखना भी अगर चाहते हैं तो उसमें से आपको प्रोटेक्शन के साथ रखना होगा। अब इसमें देखिए इसका जो नेम था जिका वायरस जो नाम आया था ये तो ये जिक्का फॉरेस्ट जो था उगांडा में तो वहीं से ये वायरस जो है नाम आया था वहीं के। और इसका जो फर्स्ट आइसोलेशन जो किया गया था लेबोरेटरी में तो वो 1947 में की गई थी। तो इतना स्टेटमेंट यदि आप लोग जानते हैं यहाँ पे तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में पहला आपका दिया हुआ है कि इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था तो ये जिक्का फॉरेस्ट ऑफ युगांडा से हुई थी। इसका वहीं से जो है नेम आया था। फिर अगला देखिए कि वैक्सीनेशन इज द ओनली मेथड फॉर प्रोटेक्शन। तो वैक्सीनेशन तो इसका है नहीं, तो केवल वैक्सीनेशन ही एक ऐसा मेथड है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं इसको। फिर अगला देखिए है कि इट इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रेन। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसके क्या होती है कि जो बर्थ जो भी लेंगे चिल्ड्रन जो बर्थ लेते हैं तो उनमें न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती है। तो ये जो राइट स्टेटमेंट आपका है इसमें से। फिर अगला देखिए है कि इट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड चिकन। तो ये जो है इन्फेक्टेड चिकन से स्प्रेड करती है क्या, तो ये तो भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ये स्प्रेड किससे करता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से स्प्रेड करती है जो कि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 3 आपका क्या होगा सिर्फ सही होगा। तो देखिए किसमें आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ओनली 3 जो है राइट है इसमें। तो आपको जो भी डिजीज होते हैं इंपॉर्टेंट तो उसके जितने भी मेन मेन जो कॉजेज होते हैं या फिर कौन कैरियर होते हैं उसके और इसके क्या क्या ट्रांसमिशन होते हैं सोर्स कौन कौन से होते हैं तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। और हमने ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं तो उनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉन द नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस इन 2015-16। तो ये देखिए क्वेश्चन था, करंट अफेयर का पूछा गया था जब आपका एग्जाम ये हुआ था, तो उससे पहले का जो भी इवेंट हुई होगी तो उससे रिलेटेड आपका ये करंट अफेयर था। तो देखिए उस समय जो है ई गवर्नेंस जो हुई थी 2015-16 का जो अवार्ड दिया गया था, तो उसमें से जो है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कीम ये निकाली गई थी, तो उसी को ये दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और ये जो ईपीएफओ है, तो ये इसको नेशनल जो इसको जो है कि नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस के लिए इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो है इस क्षेत्र में इसमें इन्होंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, तो इसलिए दिया गया था इनको ये अवार्ड। और बाकी देखिए करंट अफेयर से भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके, तो हम आपको इसी के बेसिस पे जो कि रिलेवेंट है आपके बीपीएससी से ही रिलेटेड, तो उसका हम आपको करंट अफेयर जो है एग्जाम से पहले हम आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, और वो चीज़ भी आपका रिलेवेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग उसको ज़रूर देख के जाना जब आपका जब भी एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इन कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए जो यूपीएस है इसका फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब देखिए जो यूपीएस होता है तो ये एक सोर्स होता है पावर का, यानी कि जब आपका लाइट कट जाता है तो जब आप लोग यूपीएस यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो ये आपको कुछ देर के लिए आपको बैकअप पावर सप्लाई कर सकता है, ताकि ये आप जो भी कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे होंगे तो जो आपका डेटा रहता है तो वो आप लोग उसको आप लोग सेव कर सके। क्योंकि देखिए जब लाइट चले जाती है तो कंप्यूटर आपका जो डेटा रहता है जो भी आप यूज़ करते हैं या फिर जो भी आप अपना वहाँ पे जो भी आप काम करते रहते होंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका सेव होता नहीं है। तो इसीलिए यदि आपका यूपीएस अगर आप लोग यूज़ करते रहे होंगे तो वो आपको कुछ देर के लिए बैकअप सप्लाई करता रहेगा, जिससे कि आप लोग उस दौरान जो है अपना डेटा सेव कर लीजिए और उसके बाद आप आसानी से उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। और ये अगर अचानक से लाइट चली जाती है और यूपीएस यदि आप यूज़ नहीं करते होंगे तो फिर जो भी डेटा आपका रहेगा उस समय जो कि आप लोग काम कर रहे होंगे और यदि आपने सेव नहीं किया होगा तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो यूपीएस का जो पर्पस होता है इसी के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए जो कंप्यूटर है वो कितना देर तक आपका रन करेगा, कितना देर तक वो बैकअप सप्लाई अपना करता रहेगा जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि उसमें बैटरी का साइज कैसा आपका है। तो यदि आपको ज़्यादा लंबा बैकअप चाहिए, ज़्यादा लंबा समय तक आप चाहते हैं कि बैकअप दे, तो उसके लिए बैटरी आपका ज़्यादा हैवी का होना चाहिए, तो उस पे ये डिपेंड करेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ हाइड्रोजन बम क्रिएट्स डेवास्टेटिंग एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ। तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है डेवास्टेटिंग एक्सप्लोजन करती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए जो हाइड्रोजन बम है तो ये वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है तो इसके अंदर में जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और वो भी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का, जो कि हाइड्रोजन के ये आइसोटॉप्स होते हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते होती है। अब देखिए जो हाइड्रोजन बम का जो एक्सप्लोजन होता है तो ये जो है एटॉमिक एक्सप्लोजन से ये कई गुना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जो स्मॉल आइसोटॉप्स जो हाइड्रोजन की होती है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि द डायरेक्टर ऑफ इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु अपॉइंटेड ऑन अप्रैल 1 2015 इज। तो देखिए जो डायरेक्टर थे इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के, जो कि अपॉइंट किया गया था इनको 1 अप्रैल 2015 को, तो वो उनको किया गया था मईल सेमी अनुदरई को। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इन्हीं को अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर ऑफ इसरो सैटेलाइट सेंटर, जो कि बेंगलुरु में ये स्थित है। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना, जो इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है तो ये बेंगलुरु में है। फिर नेक्स्ट देखिए ये भी आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया था। द फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 2014-15 इज। यानी कि कौन सा है जो फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर है नॉर्थ कोरिया का जो इंडिया विजिट किया था 2014-15 में? तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए री सी योंग हो जाएगा। तो देखिए जो नॉर्थ कोरिया का जो टॉप डिप्लोमेट थे री सी योंग, ये इंडिया आए थे, ये इनका एक रेयर विजिट था। अब ये जो विजिट किया था इन्होंने यहाँ पे आके, तो ये ऐसे पहली बार था कि कोई भी नॉर्थ कोरिया का फॉरेन मिनिस्टर जो है जो इंडिया विजिट किया था वो लगभग 25 साल के बाद कोई भी किया था। हालांकि देखिए इससे पहले जो है किम योंग इल
जो कि नॉर्थ कोरिया के वाइस फॉरेन मिनिस्टर थे, तो ये 2007 और 2009 में ये विजिट कर चुके थे। लेकिन ये था कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर का विजिट करने का था, ये तो 25 साल में पहली बार थी। तो ये इसलिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये बन गया था, तो ये आपसे पूछा गया था। तो कोई भी अगर हाईलाइटेड न्यूज़ रहता है जो कि रेयरली होती है, जो कि विजिट पे भी आपका रहता है क्वेश्चन, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन सारे इवेंट को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए कि द प्रेजेंट चीफ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज, यानी कि अभी कौन है जो प्रेजेंट चीफ कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, रवि शास्त्री। ये उस समय जब क्वेश्चन आपको पूछा गया था तो उस समय भी थे और अभी भी ये बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो 12वें नंबर के कोच थे इंडिया के, तो वो रवि शास्त्री थे। तो ये पहले 2015 से लेकर 2016 तक ये एक साल के लिए उस समय बने थे। फिर उसके बाद जो है बने थे संजय बांगड़। तो ये एक इंटरिम कोच इनको बनाया गया था 2016 के लिए, 2016 में इनको बनाया गया था। फिर उसके बाद देखिए जो है 14वें नंबर पे फिर अनिल कुंबले को अपॉइंट किया गया था कोच के रूप में। तो ये जो थे 2016-17 ईयर के लिए बने थे। फिर उसके बाद देखिए अभी फिर से जो है रवि शास्त्री जी को फिर से बना दिया गया है। तो ये इनको जो है 2021 तक के लिए जो है कोच ये बने रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के। तो इसीलिए यदि आपसे अभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए करेंट अफेयर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपका रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। तो करेंट अफेयर आपका जो है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको इजीली मिल गए। तो इस तरीके से करेंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम आपको एक अपडेटेड करेंट अफेयर जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको हम पूरे कंप्लीट जो है प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपका इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। इस एग्जाम को देखते हुए ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने और जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसी तरीके से जो है सीरीज आपका ये चलता रहेगा आपका। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अमाउंट भी शेयर करना, ताकि देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आपका जो इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है तो वो भी हम आपको जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आपको सबसे पहले हम एनालिसिस करा देंगे कि प्रीवियस ईयर में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या आपका आ सकता है आने वाले एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।